हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आदिकाल से संबंधित ये दूसरा भाग लेकर आए हैं और इससे पहले हम पहले भाग में 100 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यदि देखना चाहते हैं, इसके अलावा और भी हमने 110 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वो सभी वीडियो देखना चाहते हैं, वो सभी वीडियो यूथ कंपटीशन बुक में संकलित प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला से संबंधित है। यदि उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको इसी सेशन के लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों तैयारी करते रहिए। 2024 में वैकेंसी बहुत आएंगी, जो कि DSSB तो आ ही गई है और 2022 में यूपी TGT PGT का फॉर्म भरा ही होगा आप सभी ने। तो बिहार TGT PGT अगस्त में आने की संभावना है, झारखंड की भी आने की संभावना है। और यदि तैयारी अभी नहीं की है तो तैयारी शुरू कर दें, और यदि आपकी तैयारी हो चुकी है तो रिवीजन करते रहिए और अपने तैयारी में धार देते रहिए। एकदम तैयार रहिए, कभी भी एग्ज़ाम हो तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहें। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, यदि इस हमारे वीडियो में स्पीड कम या ज़्यादा हो तो आप अपने अनुसार घटा बढ़ा कर देख सकते हैं। और यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये आदिकाल का दूसरा भाग है। प्रश्न है 101। संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? तो संदेश राशक खंड काव्य है, विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संदेश राशक अब्दुल रहमान रचित खंड काव्य है। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है और रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। प्रश्न 102। आलवार संतों की संख्या कितनी है? तो आलवार संतों की संख्या 12 है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, आलवार संतों की संख्या 12 है। और आलवार तमिल कवि एवं संत थे। इसका काल छठवीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दीव प्रबंध कहलाता है। प्रश्न है 103। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो यह प्रमुख घटना है पृथ्वीराज रासो की, विकल्प सी सही। इसकी व्याख्या, कैमास वध पृथ्वीराज रासो की ग्रंथ की प्रमुख घटना है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार चंद्रबरदाई ग्रंथ और उनके रचनाकार बीसल देव नरपतिनाल की है। खुमाण रासो ये दलपत विजय की है और परमाल रासो जगनिक की है। इसे आला खंड भी कहा जाता है। प्रश्न है 104। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित पौमचरित है, विकल्प सी सही है। और ये स्वयंभू की रचना है। अपभ्रंश की लिखित रामचरित पौमचरित है। पौमचरित ग्रंथ की रचना स्वयंभू ने की है और इनकी अन्य रचनाएं ऋट्ठणेमि चरित और स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू के पौमचरियों को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, जबकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं और रामचंद्रिका के रचयिता रीतकाल के कवि केशवदास हैं। महापुराण के रचयिता पुष्पदंत है। प्रश्न है 105। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल भाषा है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश एवं
ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं। प्रश्न 106, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है विसल देवरासो, विकल्प सी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। विसल देवरासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। विसल देवरासो नरपति नाल द्वारा सन 1155 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम विसल देवरासो में मिलता है। प्रश्न 107, पंडी साल सत्य बखाड़े और देहि बुद्ध वसंत न जाने, ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये काव्य पंक्ति है सरहापा की है, विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि एवं हिंदी के प्रथम कवि सरहापा के हैं। और अगला प्रश्न है, आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये परमाल रासो जगनिक की है। और आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन जगनिक कृत आदिकालीन रचना परमाल रासो में है। आल्हा छंद में लिखे जाने के कारण इसका अन्य नाम आल्हा खंड भी है। इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। यह 21 मात्राओं वाला छंद है जो युद्ध भूमि में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आल्हा खंड वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। प्रश्न 109, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो इन्होंने स्वयंभू को माना है, विकल्प डी सही। रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है, जबकि सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि, सामान्यतः सरहपा को ही सर्वमान्य हिंदी का पहला कवि माना जाता है। प्रश्न 110, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो नाथ साहित्य का आरंभकर्ता गोरखनाथ को माना जाता है, विकल्प सी सही है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मत्स्येंद्रनाथ मच्छंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ को माना जाता है। यह हठ योग की स्थापना पर आधारित है। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ माने जाते हैं। प्रश्न 111, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह आदिकालीन रचना है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई। खुमाण रासो एवं बीसल देव रासो भी आदिकालीन रचनाएं हैं। इनके रचयिता क्रमशः दलपत विजय है, नरपत नाल है। कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की द्वारा रचित महाकाव्य है। प्रश्न 112, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कविता के संबंध में अलग अलग कथन है, इस प्रकार है। साहित्य का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है। कविता अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। और प्रश्न है 113, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो यह पंक्ति अमीर खुसरो द्वारा रचित है, विकल्प डी सही। यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर लिखी थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना। प्रश्न 114, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो आदिकाल के अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में रचना की। अमीर खुसरो आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनकी रचनाएं खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि। प्रश्न 115, विद्यापति किसके दरबारी थे? तो विद्यापति
कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विकल्प बी सही। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये प्रमुख आदिकालीन कवि। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भूप परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पदावली। पदावली मैथिली भाषा में रचित है तथा यह विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा। प्रश्न 116 कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? तो वो है सरहपाद। विकल्प ए सही है। सरहपाद सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि, इन्हें सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 117 आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो है और ये जगनिक की रचना है। विकल्प सी सही है। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो है। परमाल रासो के लेखक जगनिक है। परमाल रासो आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन। आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया। प्रश्न 118 चंदबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। रीतकालीन कवि बिहारी जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में रहते। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना है। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। प्रश्न 119 आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। तो इसका आशय विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही है। तो इसका आशय विकल्प सी सही है। वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के इस कथन का आशय विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही है। प्रश्न 120 पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा है। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा। तो रिक्त स्थान में होगा दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा है। रिक्त स्थान में दोहा या दूहा आएगा। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में दोहा या दूहा आएगा। प्रश्न 121 पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान है। तो वो विद्वान है डॉक्टर वुलर। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले डॉक्टर वुलर हैं। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जयानक कवि हैं। शेष सभी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। प्रश्न 122 गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो प्राचीनतम हिंदी काव्य कृति है राउलवेल। विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी गद्य पद चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति राउलवेल है। हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। इस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। राउलवेल शिलांकृत कृति है। इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की प्रथम गद्य रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है और उक्त प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने की 12वीं शताब्दी के आसपास किया। परमात्म प्रकाश नामक पुस्तक की रचना योगसार और परमात्म प्रकाश ये जोइंदू की रचना है। प्रश्न 123 निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए।
तो बीसल देव रासो ये नरपत इनाल की है, और खालिक बरी ये अमीर खुसरो की है, और भारतेश्वर बाहुबली ये शालिभद्र सूर की है, और दोहा कोश सरहपा की है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2-4, 2-4-3-1, 2-4-3-1। विकल्प बी सही है। बीसल देव की रचना बीसल देव रासो नरपत नाल की है, खालिक बरी अमीर खुसरो की है, भरतेश्वर बाहुबली शालिभद्र सूर की है, दोहा कोश सरहापा की है, कीर्तिलता विद्यापति कीर्तिलता कीर्ति पताका ये दोनों विद्यापति की स्थापना है। जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। तर्क, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इसमें ए गलत है और आर सही है। स्थापना गलत है और तर्क सही है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या दी गई स्थापना गलत है और तर्क सही है। और अगला प्रश्न है 125। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। तो गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना है। विकल्प बी से गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों का योग ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभ करता माना जाता है। प्रश्न 126। पाहुण दोहा ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो पाहुण दोहा ये राम सिंह की रचना है। पाहुण दोहा ग्रंथ के रचनाकार आदिकालीन मुनि राम सिंह थे। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव संवत 1057 के लगभग मानते हैं। प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये कथन किस लेखक का है? तो यह कथन अमीर खुसरो का है। विकल्प सी सही। आदिकालीन लेखक अमीर खुसरो का है। ये उपर्युक्त कथन निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्बुल हसन है। और अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के साहित्य में प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं, जो पहेलियाँ मुकरिया लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी प्रमुख रचनाएं खालिक बरी, पहेलियाँ मुकरिया, दो सुकने, गजल आदि। प्रश्न 128। देसिल वैना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार हैं। तो यह रचनाकार हैं विद्यापति। विकल्प डी सही है। देसिल वैना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार आदिकालीन कवि विद्यापति। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली है। प्रथम दोनों रचनाएं अवहट्ट में है तथा पदावली मैथिली भाषा में। पदावली विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। प्रश्न है, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो सारंगधर पद्धति ये सुभाषित संग्रह है। विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। सारंगधर पद्धति में बहुत से सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। सारंगधर पद्धति के रचनाकार सारंगधर हैं। ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। प्रश्न है 130। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं। मैथिल कोकिल नाम से विद्यापति जाने जाते हैं। विकल्प डी सही। और इसकी व्याख्या आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिल भाषा में पदावली की रचना करने के कारण मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है। विद्यापति के प्रशंसकों ने इन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया, जो निम्नवत है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशाव अवधान और पंचानन, ये सभी इनकी उपाधियां हैं। प्रश्न 131। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। ये कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। विकल्प बी सही है। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक ये कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्राकृत भाष
हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध कहानीकार थे। इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी हैं। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। प्रश्न है 132, पृथ्वी राज रासों में कितने समय हैं? तो पृथ्वी राज रासों में 69 समय है, विकल्प बी सही है। पृथ्वी राज रासों में 69 समय है। पृथ्वी राज रासों के लेखक चंद्रवरदाई दाई हैं। पृथ्वी राज रासों हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वी राज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर वूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासों को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहड़ ने पूर्ण किया। अगला प्रश्न है 133, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? तो उन्होंने पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा, विकल्प बी सही। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से पुकारा। और रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृतभाष हिंदी कहा। प्रश्न है 134, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश में नहीं है? तो इनमें से चित्रावली, जो कि ये सूफी कवि उस्मान की है, विकल्प डी सही है। और चित्रावली अपभ्रंश भाषा की नहीं है, बल्कि ये चित्रावली 1613 में उस्मान नामक सूफी कवि अवधी भाषा की है। इसमें दोहा चौपाई छंद में रचित है। पौम चरित स्वयंभू द्वारा रचित है। पाहुण दोहा राम सिंह और भविष्यत कहा धनपाल द्वारा रचित। ये सभी काव्य अपभ्रंश भाषा में, चित्रावली के अलावा। प्रश्न है 135, विशुद्ध चरितावली यानी कि जीवन चरित का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र, विकल्प ए सही है। विशुद्ध चरितावली यानी कि जीवन चरित के लेखक माधव प्रसाद मिश्र हैं। ये सुदर्शन एवं वैशोपकारक के संपादक भी रहे हैं। इनके निबंध अधिकतर भावात्मक और भाषा पांडित्यपूर्ण और मुहावरेदार। प्रश्न है अमीर खुसरो का मूल नाम है? तो अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन है। और अमीर खुसरो के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो प्रश्न अगला पढ़ते हैं, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो हिंदी में राजशेखर के उपाधि से विद्यापति को किया गया। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता के रचनाकार हैं? तो कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली इत्यादि, और इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो प्रश्न अगला देखते हैं, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। तो ये अमीर खुसरो हैं, विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 140, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है? तो ये उपेक्षित रहा राष्ट्रीय चेतना, विकल्प डी सही। राष्ट्रीय चेतना आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा। अन्य विशेषता सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना आदि विशेषताओं का चित्रण आदिकाल में हुआ। आदिकाल को शुक्ल जी ने रणबीर गाथा काल कहा। प्रश्न है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा है? तो इसकी प्रधान भाषा डिंगल पिंगल मिश्रित है, विकल्प सी सही। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा डिंगल पिंगल मिश्रित थी। डिंगल में राजस्थानी और अपभ्रंश मिलाकर डिंगल होती है, और पिंगल में राजस्थानी और ब्रज भाषा मिलाकर पिंगल होती। प्रश्न है, पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चली गज्जन नृप काज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो यह पंक्ति चंद्रवरदाई से है, विकल्प सी सही। पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चली गज्जन नृप काज, यह पंक्ति चंद्रवरदाई से संबंधित है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है यह पृथ्वीराज रासों एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। प्रश्न है 143, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है, तो इनमें से स्थूल भद्र रास ये जिन धर्म सूर की है, जिन धर्म सूर की है, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। स्थूल भद्र रास जिन दत्त सूर
रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। ये सभी रचनाएं आदिकालीन हैं और इनका सही सुमेलन इस प्रकार है। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर की है। रेवंतगिरी रास ये विजय सेन सूर की है। स्थूलिभद्र रास ये जिनधर्म सूर की है। चंदन बाला रास आशगु की है। उपदेश रसायन रास ये जिनदत्त सूर की है। प्रश्न है अगला, रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है? तो रणमल्ल छंद का रचयिता है श्रीधर की रचना है, विकल्प डी सही है। रणमल्ल छंद के रचयिता श्रीधर हैं। यह 70 छंद में लिखित वीर गीत है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य लिखा। मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका और जोइंदु प्रकाश ने परमार्थ प्रकाश और योगसार 2 पुस्तकों की रचना की है। अगला प्रश्न है 145, पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन है? तो ये इनके पिता हैं सोमेश्वर, विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न, प्राक्ताभास हिंदी से आशय है? तो प्राक्ताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश से, विकल्प ए सही। और इसकी व्याख्या, प्राक्ताभास हिंदी का आशय है। प्राक्ताभास ये अपभ्रंश है और प्राक्ताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। प्राक्ताभास हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। प्रश्न है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो ये जटमल द्वारा रचित है, विकल्प सी सही। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। दलपत विजय की रचना खुमाण रासो 9वीं सदी की है और नरपतिनाल कृत विसल देव रासो 13वीं सदी में लिखा गया है। जलहण चंद्रदाई के पुत्र थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक रचना को पूर्ण किया। प्रश्न 148, नाथों की संख्या मानी जाती है 9 और सिद्धों की संख्या 84। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, सिद्धों की 84 और आलवार संतों की 12। तो नाथों की 9 मानी जाती है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाएंगे। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलया अर्जुन, ये सभी 9 नाथ सिद्धों में सबसे पुराने हैं। तो सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा हैं, विकल्प डी सही है। सरहपा सिद्धों में सबसे पुराने थे। इन्हें सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरहपा की रचना दोहा कोश है। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया। प्रश्न है, खुमाण रासों का रचयिता कौन है? तो खुमाण रासों का रचयिता दलपत विजय है, विकल्प बी सही। खुमाण रासों के रचयिता दलपत विजय हैं और इसकी रचना 9वीं सदी में हुई। और जगनीक की रचना परमाल रासो है, जिसे आलाखंड नाम से भी जाना जाता है। नरपतिनाल ने विसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना की है। चंद्रदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक रचना लिखी है। प्रश्न है 151, निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो इनमें से जय मयंक जस चंद्रिका ये भट्ट केदार की है। जय मयंक जस चंद्रिका विद्यापति की रचना नहीं है दोस्तों। ये भट्ट केदार की भी नहीं, ये मधुकर भट्ट की है। तो जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की है। और कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। पदावली आदिकालीन कवि विद्यापति के प्रसिद्धि का आधार है। अगला प्रश्न है 152, विसल देव रासो के रचनाकार हैं? तो विसल देव रासो के रचनाकार नरपतिनाल हैं। विसल देव रासो के रचनाकार नरपतिनाल हैं। रचनाकार और रचना चंद्रदाई के रचनाकार हैं पृथ्वीराज। चंद्रदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा और जयाना की रचना है पृथ्वीराज विजय। प्रश्न 153, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो विद्यापति कीर्ति सिंह के आश्रित कवि थे। सॉरी दोस्तों, ये शिव सिंह के आश्रित कवि थे और इसका उत्तर विकल्प सी से। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। प्रश्न 154, पृथ्वीराज किसके अनुरक्त थे? तो पृथ्वीराज संयोगिता के अनुरक्त थे, विकल्प सी सही है। पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे और पृथ्वीराज की वीरता और प्रणय
कथा को आधार बनाकर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की, जबकि पद्मिनी जायसी कृत पद्मावत की नायिका। प्रश्न 155, नाथ संप्रदाय को हठ योग का क्या अर्थ है? तो हठ योग का, जिसमें हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, नाथ संप्रदाय में हा का अर्थ है सूर्य, ठा का अर्थ है चंद्र, इन दोनों का योग को ही हठ योग कहते हैं। प्रश्न 156, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो इनमें से गोपी चंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं, गोपी चंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं, जबकि सरहपा, कुकुरिप्पा, शबरपा आदि सिद्ध साहित्य से। प्रश्न 157, राहुल वेल किस तरह की रचना है? तो ये गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। इसके रचनाकार रोड़ा कवि है। आदिकालीन ग्रंथ राहुल वेल गद्य पद मिश्रित चंपू कृति है, जिसके रचनाकार रोड़ा कवि हैं। राहुल वेल शिलांकित कृति। प्रश्न 158, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि थे? शालिभद्र सूर्य डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार प्रथम कवि थे। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुंड को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान या अद्यमान को माना। प्रश्न 159, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। ये कथन किसका है? ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प बी सही है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न है अगला 160, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो इनमें से आदिकाल से संबंधित कवि, आदिकाल से संबंध गदाधर भट्ट का नहीं है। विकल्प डी सही है। गदाधर भट्ट कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है। ये दक्षिण ब्राह्मण थे और तैलंग देश आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। इनके जन्म का समय ठीक से पता नहीं है, पर यह बात प्रसिद्ध है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे और ये भक्तिकाल के अंतर्गत गोंडी संप्रदाय के प्रमुख कवि थे, जबकि अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद आदि आदिकाल से संबंधित है। प्रश्न 161, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो इनमें विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है। विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है। भट्ट केदार, श्रीधर जगनिक रासो साहित्य के प्रमुख कवि हैं। जगनिक ने परमाल रासो आलाखंड, श्रीधर ने राणमल छंद की रचना तथा भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का उल्लेख वीर गाथा काल के अंतर्गत किया। प्रश्न है, भल्ला हुआ जो माड़िया बहड़ी म्यारा कंतु पंक्ति के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं हेमचंद। विकल्प बी सही है। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हेमचंद हैं। इनका व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन, देसी नाम माला कोश। ये सभी रचनाएं हेमचंद की हैं। और प्रश्न 163, चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है। विकल्प ये सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना है। शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। राम कुमार वर्मा अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। प्रश्न 164, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं? तो वो है रामचंद्र शुक्ल। विकल्प सी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। इसके लेखक चंद्रबरदाई को वे प्रथम महाकवि मानते हैं।
पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। इनको चंद्रदाय के पुत्र जलहर ने पूर्ण किया था। प्रश्न है 165। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं, तो वो हैं सरहपा। विकल्प ए सही है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरहपा हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रश्न है मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह काव्य पंक्तियाँ अमीर खुसरो की हैं। विकल्प ए सही है। और मोरा जोबना नवेलना भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, ये विद्यापति की है। और ये अमीर खुसरो की हैं। और देसिल बहना सब जन मिठा, तय तैसन जपों औहट्टा, ये विद्यापति की है। प्रेम कथा यही भांति विचारहूँ, बूझ ही लेऊँ जो बूझें पारहूँ, मलिक मोहम्मद जायसी की है। प्रश्न 167। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। विकल्प ए सही है। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, जिसके लेखक हेमचंद जी हैं। हेमचंद की अन्य रचनाएं काव्य अनुशासन और शब्दानुशासन है। आचार्य हेमचंद संस्कृत के अंतिम महावैयाकरण थे, महापंडित थे, अतः हेमचंद को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। प्रश्न 168। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? तो इनमें से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। सरहपा का 7वीं 8वीं शताब्दी है, पुष्पदंत का 8वीं शताब्दी है, और अद्यमान का 10वीं शताब्दी है, लुइपा का 12वीं। तो इस प्रकार विकल्प ए ही सही है। रचना काल एवं कवियों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। कवि और वर्ष सरहपा का 7वीं 8वीं शताब्दी, लुइपा 8वीं शताब्दी, पुष्पदंत 10वीं, अद्यमान 12वीं। इस प्रकार। प्रश्न 169। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? तो इनमें से सही है वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन, और सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो ए कूट ए सी यानी कि विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या, और ये वही है। और अगला प्रश्न 170। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पंडित साल सत्य वखाणे, देहई बुद्ध बसंत न जाड़े, तो ये सरहपा की है। तो बाहर बरिसलय कुक्कर जीवे, जिये और तेरा ले जिये सियार, तो ये है जगनिक की। तो अगली पंक्ति है बड़ कौशल तुम राधे, किनल कन्हाई लोचन आधे, ये विद्यापति की है। और अगला जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, ये रैदास की है। तो इस प्रकार तो ए का दो और बी का तीसरा, तो ये विकल्प ए सही है, यहाँ पर दिया हुआ है। और अगला प्रश्न 171। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है? तो इनमें सही अनुक्रम तो सरहपा का 7वीं शताब्दी 8वीं 7वीं, तो ये 7वीं मान लो, 769 समय है। पुष्पदंत का 10वीं शताब्दी, और अद्यमान या अब्दुल रहमान का ये 12वीं सदी के हैं। और हेमचंद का समय भी 12वीं, जो कि अद्यमान से बाद आएगा। तो इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है। यहाँ दिया हुआ रचनाकार और समय सरहपा का 769, पुष्पदंत का 10वीं शताब्दी, अद्यमान का 12वीं, हेमचंद का 12वीं। और इस प्रकार अगला प्रश्न 172। यंद्री का लड़ बड़ा, जिह्वा का फूहड़ा, काश का जति मुख का सती, जो सत पुरुष उत्तमों कथी, गोरखनाथ की दृष्टि से सही
गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। तो इसका कूट 1, 2 यानी कि विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। दी गई काव्य पंक्तियों के आधार पर गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो पहला संयमी हो, दूसरा इंद्रिय दमन करने वाला हो, अतः कूटों में विकल्प डी सही है। प्रश्न 173 सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। यह विचार किसका है? तो यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प बी सही। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और जबकि मुनि जिन विजय हजारीप्रसाद द्विवेदी और धीरेन्द्र वर्मा का संबंध इस कथन से नहीं है। प्रश्न 174 निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से रचित पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है। ये प्रश्न गलत है दोस्तों, और इसकी सीधा व्याख्या देखते हैं। आयोग ने इस प्रश्न में सबको समान अंक दिए हैं। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं 63 महापुरुष गुड़ा अलंकार है और राय कुमार चरिव जसहर चरिव। पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। प्रश्न 175 इश्क भरा है देख लें और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा, देहरी का नासूर, अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? तो इसका अर्थ है कुआं। विकल्प बी सही है। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेली का अभिप्राय कुआं है और अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पहेलियां हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये इसका तात्पर्य आकाश है। और अगली है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका अर्थ है दीपक। और अर्थ ते इसका बुझेगा, मुँह देखो तो सुझेगा, ये इसका भी तात्पर्य दर्पण है। और इनके द्वारा रचित खालिक बरी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि हैं। प्रश्न 176 सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह काव्य पंक्तियाँ अमीर खुसरो की हैं। विकल्प सी सही है। प्रश्न 177 अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प बी सही है। प्रश्नोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राक्तभास हिंदी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया। नाम वीर गाथा काल का समय है 1050 से विक्रम संवत से 1375। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीत काल का 1700 संवत से 1900 संवत। गद्य काल का 1900 संवत से 1984। प्रश्न है 178 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। प्राकृत प्रकाश है, ये वर रुचि की रचना है। श्रावकाचार्य ये देवसेन की रचना है। प्रबंध चिंतामणि ये जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। तो कुमारपाल प्रतिबोध ये सोम प्रभु सूर की है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 1 2 3 5 विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। तो यहाँ दी हुई है प्राकृत प्रकाश वर रुचि की है। श्रावकाचार्य देवसेन की है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है। कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूर की है।
कुमारपाल चरित हेमचंद की है। प्रश्न 179, निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है? तो ये बीसल देव रासो है, विकल्प ए सही है। बीसल देव रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है और रचनाकार परमाल रासो जगनिक की है, खुमाण रासो दलपत विजय की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रदाय की है। प्रश्न 180, निम्नलिखित में नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो नाथ साहित्य की इनमें से रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश है, विकल्प ए सही है। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है, अन्य विशेषताएं सभी हैं। और अगला प्रश्न है 181, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आग थे सतगुर मिल्या दीपक दिया हाथ। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, तो इनमें कहना चाहते हैं कबीर, तो इसमें कबीर कहना चाहते हैं तो लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर हूँ, ये कहना चाहते हैं। और सद्गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया, तो यानी कि कोट ए सी, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। प्रश्न है 182, सहजयान के प्रवर्तक हैं, तो सहजयान के प्रवर्तक सिद्ध कवि सरहपा हैं। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, नाथों की 9। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 183, संदेश रासक के रचयिता हैं, तो संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान है, विकल्प बी सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अपभ्रंश के समर्थ कवि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, असली नाम इनका अबुल हसन है और इनकी रचना खालिक बारी और गजल आदि हैं, दो सुखनी इत्यादि हैं। और अगला प्रश्न है 184, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो यह रचना है कीर्ति पताका, विकल्प बी सही है। और ये अवहट्ट भाषा में है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये दोनों अवहट्ट भाषा में है, तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 185, आत्मबोध किसकी रचना है? तो ये रचना आत्मबोध गोरखनाथ की है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आत्मबोध नामक रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने की। गोरखनाथ की अन्य रचनाएं हैं गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग, कुंडलनी जागरण, शून्य समाधि प्रमुख। पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया। प्रश्न 186, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यह काव्य पंक्ति विद्यापति की है, विकल्प बी सही है। माधव हम परिणाम निराशा ये पंक्ति विद्यापति की है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले विप्सी नामक गांव के निवासी थे। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था और इनके द्वारा रचित ग्रंथ कीर्ति लता, कीर्ति पताका, अवहट्ट तथा पदावली मैथिली। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। प्रश्न है बौद्ध गान व दोहा का संपादन किसने किया? तो बौद्ध गान दोहा वो संपादन किया हरप्रसाद शास्त्री ने, विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, संपादक और संपादित ग्रंथ हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा संपादित किया। प्रबोध चंद बागची ने दोहा कोश को संपादित किया। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा को संपादित किया। प्रश्न 188, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? तो सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है, विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 189, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो वो है बीसल देव रासो, विकल्प सी सही है। नरपत नाल कृत बीसल देव रासो मूलतः एक मुक्तक गेय काव्य है। बीसल देव रासो आदिकालीन रासो काव्य परंपरा की श्रृंगारिक रचना है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती एवं राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई। आदिकालीन रचना वीर बीसल देव रासो श्रृंगार परंपरा विद्यापति और भक्ति काल के प्रेमक ख्यानक काव्यों से होते हुए रीत काल के श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास को प्राप्त हुई। प्रश्न 190, आला खंड का दूसरा नाम है? तो आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है और ये जगनिक की रचना है। जगनिक
रचित रासो आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। बीसल देव के रचयिता नरपत नाल है। खुमाण रासो के रचयिता दलपत विजय है। हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर है। प्रश्न है परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है, तो ये जगनिक है। इसको आलाखंड नाम से भी जाना जाता है। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो की रचयिता जगनिक है। इस रासो ग्रंथ में जगनिक ने अपने आश्रयदाता चंदेल शासक परमार्दिदेव के दो वीरों आल्हा एवं उदल की वीरता का वर्णन किया है। नल्ल सिंह भट्ट ने विजय पाल रासो की तथा सारंगधर ने हमीर रासो की रचना की है। प्रश्न 192 अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालति माल हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदव भाल इस दोहे के रचनाकार का नाम है। तो इस दोहे के रचनाकार का नाम रहीम है। विकल्प ए सही। और इसकी व्याख्या पंक्ति और पंक्तिकार अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालति माल हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदव भाल रहीमदास की है। ब्रह्म न ढूंढ्यो पुराणन गानन ब्रह्म न ढूंढ्यो पुराणन गानन वे दरिया सुनी चौगुने चायन ये रसखान की है। कत दिखाई कामनी दई दामनी को यह बाह थर थरात सोतन फिरे फर फरात घन माह ये रसलीन की है। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर नीरद दामनी जान संग बोलें डोलें और ये राम सहाय की है। और अगला प्रश्न है 193 पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया, तो वो हैं राजा मुंज। विकल्प सी सही है। राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण के रूप में स्वीकार किया है। ज्ञातव्य है कि पंडित चंद्रधर शर्मा कहानीकार थे। उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन गुलेरी जी द्वारा लिखी गई श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। उसने कहा था कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न 194 निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 में तो इसमें विजय सेन सूर ये है, ये रेवंत गिरी इनकी रचना है रेवंत गिरिराज, ये सही है। नरपत नाल की रचना है, नरपत नाल की रचना बीसल देव रासो। और शालिभद्र सूर ये इनकी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। और आशागु की रचना है चंदन बाला रास। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 1 1 3 2 4 1 3 2 4 विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या विजय सेन सूर्य रेवंत गिरिरास है इनके, नरपत नाल के बीसल देव रासो है। शालिभद्र सूर की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास। आशागु की रचना है चंदन बाला रास। डोम्बिपा की रचना योगचर्या है। प्रश्न है 195 हालात एक कन्हैया किसकी रचना है, तो ये अमीर खुसरो की है। विकल्प सी सही है। हालात एक कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली गांव में 1255 ईस्वी में जन्मे अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। खालिक वरी दो सुकने खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ गजल आदि अमीर खुसरो की रचनाएं। कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति की अवहट भाषा की रचनाएं हैं। प्रश्न 194 आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही, तो इनमें रासो ग्रंथों की प्रधानता रही। विकल्प सी सही। आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही। इन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम आदिकाल रखा। सॉरी, यहाँ पर आदिकाल नहीं होगा, वीर गाथा काल होगा। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। इस काल के प्रसिद्ध रासो ग्रंथ इस प्रकार है पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं मुसलमानों सामंतों शहरों सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है, तो ये हुआ है कीर्तिलता में। विकल्प डी सही विद्यापति की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के मुसलमानों सामंतों शहरों सेना के सिपाहियों लड़ाइयों के का जीवंत और यथार्थ वर्णन विद्यापति कृत कीर्तिलता में है। प्रश्न है 198 बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो इसमें प्रयोग किया गया है गे। विकल्प सी सही है। बीसल देव रासो की रचना संवत 1212 में
नाल ने की थी। इस काव्य ग्रंथ के चरित्र नायक भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा विशल देव तृतीय थे। अन्य रासो काव्यों की भांति विशल देव रासो वीर काव्य न होकर ये विरह काव्य है, जिनका मूल रूप गेय काव्य है। प्रश्न 199, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं मधुकर कवि, विकल्प डी सही है। हिंदी साहित्य की आदिकालीन रचना जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि हैं। रचना और लेखक जयचंद प्रकाश, ये भट्ट केदार की रचना है। विशल देव रासो नरपति नाल की है। विजय पाल रासो ये नल्ल सिंह की रचना है। और प्रश्न है 200, जो कि आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2, विशल देव रासो ये नरपत नाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो ये चंदन बरदाई की रचना है। परमाल रासो ये जगनीक की रचना है। खुमाण रासो ये दलपत विजय की रचना है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2 4 2 4 1 3 2 4 1 3, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, तो ये है आज के सेशन का लास्ट प्रश्न और हम यहीं से सेशन को समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो, यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपको सेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा। और हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।